and welcome back to my YouTube channel, The Biology Academy. I am Dr. Rohit Pratap Singh, your biology faculty for class 11th, 12th and NEET examination. तो पिछले वीडियो के ख़त्म होते होते हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था सेकेंड एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद है आपने वो चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया होगा, क्वेश्चंस वगैरह लगा लिए होंगे। अब हम लोग जंप करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी के ऊपर और पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी को। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने लिविंग वर्ड क्यों नहीं स्टार्ट कराया। तो बेटा देखो ऐसा है कि पूरी बायोलॉजी का हम कोई भी चैप्टर पढ़ें तो वो कहीं ना कहीं से वो चैप्टर लिंक होता है हमारा सेल बायोलॉजी से। तो कुछ टर्म्स वगैरह में फिर हमें दिक्कत आती। तो सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका ही यही है कि आपको अच्छे से पूरी नॉलेज हो जाए सेल बायोलॉजी की। तो इस सेल बायोलॉजी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। फिर है व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे जो हमारा बॉडी है, ठीक है ना, हमारी जो बॉडी है उसमें लाखों करोड़ों अरबों सेल हैं, ठीक। लेकिन हमारी बॉडी, हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा। हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर यानी कि जाइगोट से। अब उस जाइगोट ने डिवाइड किया, उस सेल ने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद में 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, 8 सेल बनी, लाखों सेल बनी, करोड़ों सेल बनी और उनसे हमारी फॉर्मेशन हुआ पूरी बॉडी का। तो जो पूरी बॉडी को बनाने के लिए, पूरी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो बेसिक चीज़ थी वो क्या थी बेटा, सेल। जैसे अगर हम एक वॉल देखते हैं, दीवार देखते हैं, तो दीवार जो है चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, तो जो दीवार है बेटा उस दीवार को बनाने के लिए जो एक बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है, ब्रिक, ईंट। बहुत सारी ईंटों के जुड़ने से दीवार बनती है। तो उस दीवार के लिए हम बेसिक यूनिट क्या यूज़ करेंगे बेटा, ब्रिक यानी कि ईंट। इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, सेल। आम भाषा में इसको हम ये भी बोल सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर का नाम भी है। फिर हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी की। तो बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो बेटा सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सबसे पहले क्यूरिकस प्लांट के एक कॉर्क की स्लाइड ली। क्यूरिकस प्लांट के यानी कि जिसको हम ओक ट्री बोलते हैं, उसकी एक कॉर्क की स्लाइड ली और कॉर्क की स्लाइड में सबसे पहले इन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया था बेटा वो थी कॉर्क सेल्स। तो जब इन्होंने कॉर्क स्लाइड को लिया तो इन्होंने पाया कि वहाँ पे कुछ हनी कोम लाइक यानी कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स थे और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स वास्तव में क्या थे, सेल। तो सबसे पहले बेटा सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी और बुक का नाम था बेटा माइक्रोग्राफिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इन्होंने सेल सबसे पहले डिस्कवर की वो वास्तव में बेटा डेड सेल थी। क्यों, क्योंकि उस सेल्स के अंदर क्या भरा था, सेल वॉल थी और भैया सेल वॉल के अंदर था डेड प्रोटोप्लास्ट। तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था वो बेसिकली डेड सेल थी। और बेटा कौन सी सेल थी, वो कॉर्क सेल थी। और ये सारा कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा था, एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। आगे बात करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जो पहली लिविंग सेल, क्योंकि देखो बेटा ये तो डेड सेल थी ना, जो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया वो डेड सेल थी। तो पहली लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कितने में बेटा, 1674। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। फिर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और बेटा किस में डिस्कवरी की थी, कहाँ इन्होंने न्यूक्लियस देखा था, तो बेटा न्यूक्लियस देखा था ऑर्किड रूट में। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग।
जो सबसे पहले लिविंग सब्सटेंस को देखा गया, लिविंग सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस को सबसे पहले अगर किसी ने सेल में ऑब्जर्व किया था तो बेटा उनका नाम था डुजार्डिन। तो बेटा डुजार्डिन ने सबसे पहले सेल में लिविंग सब्सटेंस को देखा और उसका नाम रखा सारकोड। डुजार्डिन ने सबसे पहले सेल में लिविंग सब्सटेंस को देखा और नाम दिया सारकोड। उसके बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया और मॉडिफाइड करवाने के बाद में इस सारकोड का नाम चेंज करके रखा गया प्रोटोप्लास्ट। इस सारकोड का नाम चेंज करके रखा गया प्रोटोप्लास्ट, जो आज भी हम लोग जानते हैं। और प्रोटोप्लास्ट जो है वो टर्म दिया था किसने बेटा? परकिंजे ने। ठीक है ना? प्रोटोप्लास्ट जो टर्म था बेटा वो दिया था परकिंजे ने। तो जो नाम था सारकोड, यानी कि लिविंग सब्सटेंस का जो नाम था सारकोड, वो दिया था डुजार्डिन ने और उसको चेंज करके नाम लिया गया प्रोटोप्लास्ट, जो कि दिया था परकिंजे ने। आगे की बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, सेल थ्योरी। तो मैथियस शिल्डन एंड थियोडर शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। बेटा दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था शिल्डन, एक का नाम था शॉन। इन्होंने दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को दिया। जो शिल्डन थे बेटा उनकी वर्किंग है 1838 की, जबकि शॉन की वर्किंग है 1839 की। शिल्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब चूंकि ये बॉटनी वाले थे तो इनका सारा काम था प्लांट सेल और टिश्यू पे, जो इनकी वर्किंग थी वो प्लांट सेल और टिश्यू पे थी। जबकि शॉन जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इनकी वर्किंग थी एनिमल सेल एंड टिश्यू के ऊपर। एक दिन क्या हुआ कि शॉन जो है अपने लैब में बैठ के काम कर रहे थे, माइक्रोस्कोप में देख रहे थे एनिमल सेल को। तो इन्होंने पाया कि जो सेल है उन सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ एक थिन लेयर है। इन्होंने क्या पाया? सेल हैज थिन कवरिंग। सेल के पास में एक थिन कवरिंग है और आज उस थिन कवरिंग को हम सभी लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। तो सबसे पहले बेटा शॉन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा। अब जब इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा तो इनके अंदर उत्सुकता पैदा हुई। इन्होंने सोचा कि जब एनिमल सेल के पास कोई ऐसी कवरिंग है तो हो ना हो प्लांट सेल के पास में कोई ना कोई ऐसी कवरिंग ज़रूर होगी। अब ये प्लांट सेल को स्टडी करने के लिए ले आए। जब इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी में किया और उसमें देखा कि उस प्लांट सेल में सेल वॉल से जो सेल ऑर्गेनल है उसको कवर करने के लिए एक थिन कवरिंग तो है, जो कि ये पहले डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन उसके अलावा भी एक कवरिंग है जो कि थिक है, हार्ड है। उस कवरिंग को आज हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। यानी कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। इन्होंने कहा कि जो सेल वॉल है ना वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एक कवरिंग, अलग से कवरिंग होती है प्लांट के केस में जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। यानी कि एक यूनिक चीज़ है प्लांट के सेल के पास में, और वो क्या है? सेल वॉल। इसी तरीके से जो शॉन है उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को ही देखा, दोनों को ही डिस्कवर किया। जबकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो शिल्डन थे वो बेटा जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो कई बार दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि जो सेल वॉल है चूंकि वो प्लांट के अंदर है तो उसकी डिस्कवरी किसने की होगी? शिल्डन ने। जबकि ये गलत है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को ही डिस्कवर किया था थियोडर शॉन ने। कब किया था बेटा? 1839 पे। और ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। देखिए ईयर और ये कहाँ के बॉटनिस्ट थे और ये कहाँ के जूलॉजिस्ट थे, ये भी पूछा जाता है नीट में। तो बेटा शिल्डन 1838 में आए थे और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जबकि शॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इनकी वर्किंग थी 1839 में। शॉन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को डिस्कवर किया।
सेल वॉल को भी इन्होंने डिस्कवर किया। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये बात रिलेटेड है प्लांट से, तो हमारे मन में ये विचार आता है कि शील्डन ने सेल वॉल को डिस्कवर किया होगा, लेकिन यहाँ पे शॉन ने सेल वॉल को डिस्कवर किया। आगे देखते हैं, तो आगे बात करते हैं। हमने अभी अभी देखा कि जो सेल थ्योरी में जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? शॉन ने। शॉन ने एक बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस भी दी दैट बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, उनको लगता है कि शील्डन और स्वान दोनों ने ये हाइपोथेसिस दी थी, जबकि बेटा आंसर ये है, आप एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़िएगा कि जो शॉन है उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो सेल से बनी है और सेल की बनी है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड कंपोज्ड ऑफ सेल। जो सेल थ्योरी थी किसकी? शील्डन और शॉन वाली, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। जब इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल का प्रोडक्ट है और सेल से कंपोज्ड हुआ है वो, ठीक, सब लोगों ने इस बात को मान लिया, स्वागत किया इस बात का। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो ये एक ऑर्गेनिज्म है वो इस सेल से मिलकर बना है। इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल से मिलकर बना है, लेकिन ये सेल ने, एक सिंपल सेल ने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना कैसे लिया, एक सेल ने कैसे अपने आप को डिवाइड किया, इस बात को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी इज नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। नई सेल कैसे फॉर्म होती है ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन 1855 में एक नए हीरो आए निकल के, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बेसिकली वो बताया जो आज हम लोग पढ़ते हैं। क्या? इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक सेल होती है ना, और इस सेल में डिवीज़न होता रहता है, और डिवीज़न होने के बाद में एक पुरानी सेल एक नए सेल को फॉर्म करती जाती है, और ये बहुत सारी सेल एक आगे चल के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा बेटा? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। इन्होंने क्या कहा? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जितनी भी सेल बनती हैं वो कैसे बनती हैं? वो बेटा पुरानी सेल से बनी होती हैं। कैसे बनी होती हैं? डिवीज़न करके बनती हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने। इस स्टेटमेंट के बाद में रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया बेटा? सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये हाइपोथेसिस किसने दी? तो आप बताओगे शॉन ने दी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया, आप बताओगे शील्डन और शॉन ने किया। अगर आपसे कहा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया या सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया, आप आंसर बताओगे रुडोल्फ विर्चो का, ठीक है ना। और यही 2019 में पूछा गया था। 2019 में पूछा गया था कि जो ये टर्म है, जो ये स्टेटमेंट है ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ये किसने दिया था, और वहाँ पे आंसर था रुडोल्फ विर्चो। आगे की बात हम लोग करते हैं। तो ये बेटा डिस्कस करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स। आप जानते हैं दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, वो सब बने हैं या तो एक सिंगल सेल से यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर बहुत सारी सेल से जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इज इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पता है कि जो सेल है वो क्या है बेटा? बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर की, है ना। मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। तो हमारी कितनी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है बेटा? सेल। ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जितना भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है,
वो सब एक्चुअल फंक्शन होता है सेल का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है, तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या कर रही है, सेल। ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो बेसिकली न्यूट्रिशन की ज़रूरत किसको है, सेल को। तो बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है वो एक्चुअली में फंक्शनिंग किसकी होती है, सेल की होती है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आप जानते हैं बेटा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जितना भी सेल फॉर्म हुआ है वो बेसिकली डिवीजन से फॉर्म हुआ है, किसके, पुरानी सेल के डिवीजन से। सिंगल सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट सेल ऑर्गेनल्स कैन नॉट डू सो। जैसे अगर एक कोई सेल है, ठीक है ना, अगर आप एक सेल को अलग निकाल के रखोगे तो वो सर्वाइव कर सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक कंप्लीट सेल है, उसको अगर हम अलग निकाल के रखेंगे तो वो सर्वाइव कर सकती है। जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है बेसिकली है तो वो सिंगल सेल ही ना, लेकिन वो तब भी सर्वाइव कर रही है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उस सेल के कोई भी ऑर्गेनल को आप अलग कर दें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने अलग कर दिया, या हमने क्लोरोप्लास्ट को अलग कर दिया, या फिर हमने गोल्जी बॉडी को अलग कर दिया, तो जो हमने सेल ऑर्गेनल को अलग किया है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। सेल अलग से सर्वाइव कर सकती है, लेकिन सेल ऑर्गेनल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बेटा ये मॉडर्न थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे। तो आइए बात करते हैं ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी। तो देखिए सर, जो मेनली फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं सेल के, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन फंडामेंटल्स कैरेक्टर को जो है फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स होते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जो नॉर्मली सेल थ्योरी बोलती है जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं उसको वो फॉलो नहीं करते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी। वायरस डू नॉट हैव सेल मशीनरी येट दे आर कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली कहा यह जाता है कि जिसके अंदर सेल है, जिसके अंदर सेल है वो बेटा लिविंग है, उसी को हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। लेकिन वायरस के पास तो कोई भी ऐसा सेल मशीनरी नहीं होती, लेकिन तब भी हम उसको एक ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है। सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स, दीज हैव न्यूमरस न्यूक्लियस राइजोपस। जो फंडामेंटल सेल थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि राइजोपस के केस में ये दोनों ही बातें गलत होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो राइजोपस की बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर नहीं बनी होती, यानी कि बहुत सारी सेल में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है बेटा, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसके केस में, राइजोपस के केस में। तो ये भी एक पॉइंट है जो फंडामेंटल थ्योरी को ऑब्जेक्ट करता है। आरबीसीज एंड सीप ट्यूब आर कंटिन्यू टू लिव विदाउट न्यूक्लियस एंड अदर वाइटल ऑर्गेनल्स। जो नॉर्मल हमारी फंडामेंटल सेल थ्योरी बोलती है कि किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी फंडामेंटल सेल थ्योरी बोल रही है कि किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूक्लियस की ज़रूरत है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत है। जबकि सीव ट्यूब के केस में और आरबीसीज के केस में, सीव ट्यूब के केस में और आरबीसीज के केस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो वाइटल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडी, ये सारे भी आरबीसीज के केस में एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि आरबीसी के सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कैविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो जहाँ पे हीमोग्लोबिन स्टोर हो सके, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हो सके। तो देखिए सर, यहाँ पे जो फंडामेंटल सेल थ्योरी बोल रही है कि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत है, जबकि आरबीसी भी एक सेल है, सीप ट्यूब की भी जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और भी जो ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताए वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन तब भी वो आराम से जिंदा रहती हैं। तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। बैक्टीरिया डू नॉट पॉजेस न्यूक्लियस एंड मैनी ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। अब जो सेल थ्योरी बोलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होने चाहिए, सेल ऑर्गेनल होने चाहिए। किस चीज़ के लिए?
ताकि वो अपनी प्रोसेस को, अपनी जो सेल की एक्टिविटी है या किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है, उसको सुचारू रूप से चला सके। तो यानी कि किसी भी सेल की मशीनरी को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को चलाने के लिए उस सेल के पास में न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनल्स होने चाहिए, जबकि बैक्टीरिया के पास में आप जानते हैं न्यूक्लियस नहीं होता है। और भी बहुत सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, ये जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन सेल ऑर्गेनल हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन तब भी बैक्टीरिया जो है वो लिविंग है और आराम से जिंदा रहता है मस्त होके। तो ये सारे हमारे मेन ऑब्जेक्शंस हैं। तो हमने यहाँ पे इस सेल चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहाँ पे ख़त्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।